क्या आप जानते हैं कि एक कंपनी की सक्सेस के लिए, जी हां, दो की स्टेक होल्डर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑफ कोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रोथ करना है, वो बड़ी हाइट्स पे जाना चाहती है, तो उसे बहुत जरूरी है अपने दो की स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना। वैसे तो कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, बट दो की स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो याद रखिएगा आपकी कंपनी की ग्रोथ ऑलमोस्ट पक्की है। ऑलमोस्ट पक्की है। जी हां, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे, ऐसी खास बातें करेंगे। जी हां, आप समझ गए होंगे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। जी, मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे की स्टेक होल्डर्स, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स एंड आपकी कंपनी की ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब यहां पर है कंपनी की वर्कफोर्स, काम करने वाले एम्प्लॉइज। जब मैं किसी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कह रहा होता हूं, और ऑफ कोर्स अगर आप भी किसी कंपनी में, अगर आपने शेयर्स ले रखे हैं, अगर आपने किसी कंपनी शेयर्स ले रखे हैं, तो आप भी उस कंपनी के लिए लॉयल जभी रहेंगे, याद रखिएगा, जब उस कंपनी से आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हो। और वो बेनिफिट्स क्या होंगे? हायर डिविडेंड, एडिशनल शेयर्स। हायर डिविडेंड एंड एडिशनल शेयर्स। बहुत ध्यान सुनिएगा, किसी भी कंपनी की सक्सेस क्यों मैं कह रहा हूं कि उसके दो की स्टेक होल्डर्स पर डिपेंड करती है। शेयर होल्डर्स वो इंसान है जो आप जानते होंगे फंड प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी को पैसा दे रहा है, ठीक है, बट उसके बदले वो एक्सपेक्ट करता है कंपनी से हायर डिविडेंड। वहीं पर याद देखिएगा, जब उसे एडिशनल शेयर्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स, तब वो खुश हो जाता है। याद देखिएगा, जब हम दूसरे पॉइंट से देखते हैं ह्यूमन कैपिटल मतलब कंपनी की वर्कफोर्स, तो कंपनी चाहता है कि उसके पास में टैलेंटेड, या ऑफ कोर्स जो मल्टी टैलेंटेड या टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं, वो उसके साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि वो कंपनी को एक नई हाइट्स पे लेके जाते हैं। तो ऐसे टैलेंट्स को रोके रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोच के देखेगा। अच्छी रिम्यूनरेशन, हाई रिम्यूनरेशन देनी होगी, या उन्हें उन्हें भी इंसेंटिव्स दीजिएगा। अच्छा, रिम्यूनरेशन और इंसेंटिव्स दोनों ही फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अच्छी रिम्यूनरेशन या मुझसे बोलते हैं इंसेंटिव्स, ऑलराइट। अब ये इंसेंटिव्स भी दो फॉर्म में हो सकती है, एक फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। वापस समझ लीजिएगा क्या बोल रहे हैं। इंसेंटिव्स भी दो तरह की हो सकती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ये कंपनी ग्रोथ करने जा रहा है और कर रहा है, इसके पास टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं, इन्हें रोक के रखना है, तो क्या दो इन्हें? इंसेंटिव्स। दो तरह से दे सकते हो, फिर सुनना, इंसेंटिव दो तरह से दे सकते हो, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। सर क्या चक्कर है? फाइनेंशियल का मतलब पैसा दो इन द फॉर्म ऑफ मनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के ना शेयर्स दे दो, इन्हें कंपनी के शेयर्स दे दो। जी हां, आज के पूरे चैप्टर के अंदर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूंगा कि यहां पर क्या इस पर रोल है यहां कंपनी के अंदर बोनस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड इसॉप का। जी हां, जब हम ह्यूमन कैपिटल्स मींस कंपनी के एम्प्लॉयज को शेयर्स देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या? एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम। जी हां, इसे इसॉप के नाम से भी हम जानते हैं। इस चैप्टर के अंदर मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि टॉपिक क्या ना क्या चाहता है। ऑलराइट, तो चलिए फटाक से बिना देरी किए कुछ खास बातें समझते हैं। पहले हम सुनेंगे, याद देखिएगा, बात बहुत ध्यान सुनना, पूरा का पूरा बुक आपको आराम से याद करा दूंगा, आई गारंटीड यार, आई गारंटीड, आपको इजीली याद हो जाएगा। बट आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, वो क्या? मुझे सिर्फ ध्यान से सुनना है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, याद रखिएगा इस चैनल के ऊपर आप लोगों से, कि आपको ये टॉपिक 100% हो जाएंगे, आपको टिप्स पे रहेंगे, टिप्स पे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, जब हम कंपनी के अंदर जैसे ही जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे यार हमें अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखना है, तो हम क्या करेंगे? हायर डिविडेंड पे करना है उन्हें, ऑलराइट सर, देंगे देंगे देंगे, या उन्हें हम एडिशनल शेयर्स देंगे, ऑलराइट। और या फिर हम बात करेंगे अपनी ह्यूमन कैपिटल की, मींस वर्कफोर्स की, तो हम उन्हें क्या देंगे? इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स किस तरीके हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, वापस से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अगर मान लीजिएगा मुझे नॉन फाइनेंशियल दे रहे हैं, तो कंपनी के शेयर्स हम अपने एम्प्लॉयज को इश्यू कर रहे हैं। बट क्या ये काम करना बिना किसी लीगल फ्रेम के पॉसिबल है? क्या सर, क्या ये काम करना बिना किसी लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो किए करना पॉसिबल है? आंसर इज नो। Here comes the role of company secretary। जी हां, यहीं पर रोल आता है कंपनी सेक्रेटरी का। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइड करता है कि सर इस पर्टिकुलर प्रोविजंस को अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो किन कंप्लायंसेस को आपको फॉलो करना होगा। तो इसी चैनल याद रखिएगा, यहीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और समझना है। आइए याद कर लेते हैं फटाक से, पहले छोटा छोटा सा कंपनीज एक्ट 2013। जी हां, कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर ध्यान देखिएगा सेक्शन हम लोग 62
ऑफ कोर्स सेक्शन 62, सेक्शन 3, सेक्शन 66 और सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। सर ऐसे मत बोलिए, हम तो भूल जाएंगे सेक्शन सारे। आइए फिर हम बता देते हैं आपको फटाक से डिस्कस करते हुए। जी हाँ, कुछ सेक्शंस में आपको बताता हूं यहाँ पे ताकि आपको याद रह जाए। हम पहले सिर्फ समझेंगे, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं कि हमें कौन कौन से रेगुलेशंस हैं फॉलो करने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम लोगों को बोलना होगा क्या, अगर हम अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स देने जा रहे हैं, एडिशनल शेयर्स देने जा रहे हैं, या कंपनी के एम्प्लॉयज को शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ हमें रूल्स रेगुलेशंस को याद करना होगा, समझना होगा और कंपाइल करना होगा। कौन कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3, सेक्शन 63 सबसेक्शन 1, सेक्शन 63 सबसेक्शन 2। सर ये क्या सेक्शंस हैं, बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। बेटा ध्यान सुनना बस। ये कहता है जी क्या, नो बोनस शेयर्स इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। मतलब ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना, डिविडेंड देने के बजाय क्या करने जा रहे हो, बोनस शेयर बांट रहे हो? नहीं जी नहीं, अलाउ नहीं है। ऑलराइट, सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 कहता है, क्या कहता है, कहां कहां से आएगा, रिसोर्सेज टू इशू बोनस शेयर्स। सर बोनस शेयर इशू करने रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? आप लोगों को याद होगा, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बोलते जाइएगा साथ में, एंड कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जी हाँ, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से या फ्री रिजर्व से कर सकते हैं। ध्यान सुनेगा, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, प्रैक्टिकली ना जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, बोनस शेयर आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लीजिएगा, जो एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, ये जनरली बेसिक में बता देते हैं, फिर समझिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब मेंबर को ना, कंपनी का मेंबर को कुछ नहीं पे करना है, कंपनी के मेंबर को पे नहीं करना है। कंपनी क्या कर रहा है, अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे रिजर्व को कैपिटलाइज करेगा। अभी तो सिर्फ हम यहां पर ये देखेंगे कि कौन कौन से लॉज हमें यहां पे पढ़ने होंगे, अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो कंपनी से करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, ठीक है, कर लेंगे। इसके अलावा सेक्शन ये हमने देख लिया, सिर्फ इन्हीं सेक्शन पे हमें ध्यान देना है। सेक्शन 62 सेक्शन 3 को हमको रीड भी करना पड़ता है, रीड विद रूल 14 of which companies share capital and debenture rules 2014। ठीक है, ये सेक्शन 62 सेक्शन 3 के साथ में रूल नंबर 14 को पढ़ना होता है। ठीक है, मैं चाहता हूं अगर आप एग्जीक्यूटिव फाइनल लेवल पर हैं और इस लेक्चर को देख रहे हैं तो लर्न कीजिएगा सेक्शंस को प्रॉपरली। ठीक है, एक कंपनी सेक्रेटरी की व्हाट पोजीशन को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज तभी किया जाता है जब उसके पास में एक्चुअल नॉलेज हो और वो सेक्शन से अपने आंसर को ऑथेंटिकेट करना जानता हो। ऑलराइट, ठीक है, आगे देखते हैं और क्या पढ़ना पड़ेगा हमको। सर सेबी पढ़ना पड़ेगा, सेबी के अंदर आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, इसके अंदर चैप्टर नंबर आता है बेटा 10, जो कि स्पेसिफिकली बोनस इशू के प्रोविजंस को बताता है। ठीक है, एक हमको पढ़ने को, पहला मैं क्या देखा यहां पर, ध्यान से देखो, फर्स्ट हमें पढ़ना है कंपनी से, एक दूसरा हमें देखना हो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, थर्ड हमें देखना पड़ेगा क्या, सेबी के एलओडीआर के अंदर याद देखिएगा 2015 रेगुलेशन 2015, रेगुलेशन नंबर 29 एंड 42। 29 आप लोगों को पता होगा, प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, एंड 42 कहता है इंटीमेशन ऑफ रिकॉर्ड डेट। डिटेल में बताऊंगा अभी ना, बस अभी थोड़ा थोड़ा नोट करते चले जाना आप लोग। सो पहला कंपनी से देखना है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस एंड एलओडीआर। ऑलराइट, एंड इसके अलावा हमको कौन देखना होगा, सेबी की हम बात करेंगे तो याद देखिएगा इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन नंबर 2002, और फिफ्थ हमें देखना होगा सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन नंबर 2014।
ये रेगुलेशंस हमें इस चैप्टर के अंदर समझने हैं और याद कर रहे हैं, इन्हीं के से ही एग्जाम्स में क्वेश्चन डेवलप होगा। ऑलराइट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो या फिर प्रोफेशनल लेवल पे हो। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अगर उस वीडियो को देख रहा है तो ध्यान से समझे और ध्यान से इसे सुने, बहुत ध्यान से। मॉड्यूल से रेफर कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। और याद देखिएगा, अपना बुक लिखना अपना एक अलग ठीक है कॉन्सेप्ट, एक आप प्रैक्टिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैं कहता हूं वो अलग है। एकेडमिक पे अगर आईसीएसई आपको रिकमेंड कर रहा है अपना मॉड्यूल, तो मुझे लगता है कि पहले उसे ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका मॉड्यूल से प्रिपेयर होता है। ऑलराइट, सो पहले हमने क्या समझा, कुछ रेगुलेशन समझ लिया हमने। कंपनीज एक्ट का तो कौन कौन सेक्शन है फटाफट से देखो। सेक्शन 62 सेक्शन 3 रीड रूल नंबर 14, वन मोर टाइम। सेक्शन 62 सेक्शन 3 रीड रूल नंबर 14 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014। इसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, इसमें सेक्शंस कौन कौन से देखो रीड करने होंगे सर। सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 63 सबसेक्शन 2। ऑलराइट, एंड इसके अलावा हमने क्या देखना, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में चैप्टर नंबर 10, इस रेगुलेशन का चैप्टर नंबर 10 जो स्पेसिफिक बात करेगा बोनस इशू की। ऑलराइट, इसके अलावा हम देखेंगे सेबी के अंदर एलओडीआर को, जिसके अंदर रेगुलेशन 29 एंड 40 को रीड कर रहा है। ठीक है सर, इसके अलावा हमें क्या पढ़ना होगा, इशू ऑफ सेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2002 एंड लास्ट वन इज शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014। अब यहां तक मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं, अब ध्यान से सुनना बेटा। रेगुलेशन नंबर की हम बात करेंगे, सेक्शंस की हम बात करेंगे। अब मैं पहले आपको बता रहा हूं फिर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, बुक के बारे में, इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से, याद हो जाएगा सुनते सुनते ही। रीड करना है सिर्फ उसके बाद में, ठीक है। सुनते चले जाओ बेटा। क्या होना है, जब हम बात करेंगे ना बोनस शेयर का, इसके अंदर देखने का कोई जरूरत नहीं है, ये मॉड्यूल आपके पास अगर है आप एंजॉय कीजिएगा, आप सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ध्यान सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। जब हम बात करेंगे सेक्शन कंपनीज एक्ट के सेक्शंस को कंसीडर करेंगे, तो सेक्शन यहां पर आते से पहले एक देखो, बहुत ध्यान सुनना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। जब भी बोनस इशू आ रहा है कंपनी में ना, कंपनी बोनस इशू ला रहा है, तो आर्टिकल को चेक करना है। अब आर्टिकल में चेक करना है तो करना क्या है चेक, वो समझना। आर्टिकल में चेक करना है कि कंपनी का ना, ध्यान सुनना, क्या कंपनी का आर्टिकल कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स को ऑथराइज करता है नहीं करता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सुनना वापस ध्यान से। कंपनी का आर्टिकल में चेक क्या करना है, बोला आर्टिकल में चेक करना है, आर्टिकल में चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स अलाउड है या नहीं। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स अलाउड है तो हमारे टाइम कम लगेगा, बताऊंगा कैसे। अगर उसमें आर्टिकल्स में कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स परमिटेड नहीं है, देन पहले मीटिंग करेंगे, आर्टिकल्स को अल्टर करेंगे और उसमें प्रोविजन इंसर्ट करेंगे किस चीज का, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। कंपनी क्या कर रही है कैपिटलाइजेशन रिजर्व्स के थ्रू, जब कंपनी के पास में एक्सेसिव एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ जाता है, बहुत सारा पैसा आ चुका है कंपनी के पास में, अब कंपनी क्या करे, यहां पर उसके कैपिटल और फिक्स एसेट्स के डिफरेंसेस को बैलेंस करना होता है। फिर सुनना, कैपिटलाइजेशन रिजर्व्स के अंदर क्या करना चाहते हैं, कंपनी की कैपिटल और फिक्स एसेट्स के बैलेंस को बैलेंस करना है हमको, ठीक है। क्या करना है कंपनी, कैपिटलाइज करेगा अपने रिजर्व्स को, किसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन और रिजर्व्स। बट कौन से रिजर्व्स, उसे ध्यान सुनना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने रिवैल्यूएशन किया अपनी एसेट्स का, उससे कुछ पैसा आया और कंपनी जाके उसी को अप्लाई कर रहा है किसमें, बोनस शेयर बांटने में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सर, रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व्स, अगर कोई भी रिजर्व क्रिएट किया गया है बाय रिवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अगर आपने क्या किया, अपनी एसेट्स को, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स को, कंपनी के एसेट्स को क्या किया, सेल किया, पैसा आया और उससे रिजर्व क्रिएट कर दिया और उसी पैसे से आपने बोनस शेयर अलॉट कर दिया, तो याद रखिएगा वो अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए, गलत है। सो क्लियर हो रहा है। तो आर्टिकल में क्या चेक करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, ठीक है सर, ये चेक कर लेंगे हम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, क्योंकि ये किसको देंगे हम, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। जब ये हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं ना, तो हमें ये चेक कर लेना होगा कि वो लोग जो है ना, उनका पार्टली पेड अप शेयर जो है ना, वो फुली पेड अप होना चाहिए, ठीक है। और ये कैसे अलॉट किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दियर एंटाइटलमेंट। सर एंटाइटलमेंट का मतलब बहुत सिंपल सा बात है, किसी ने अगर, ये कंपनी डिसाइड करता है, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बताऊंगा। कंपनी डिसाइड करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने एक शेयर ले रखा है, तो एक शेयर के बदले उसे 2 बोनस शेयर मिल रहे हैं। अब किसी ने 2 ले रखे होंगे तो उसको कितने मिलेंगे, 2 के बदले 4। तो जिसकी एंटाइटलमेंट जैसी होगी उसके 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 अकॉर्डिंग उसको शेयर्स देंगे, ठीक है सर। ये बात भी हमको समझ में आ गया। अभी हमने क्या क्या बोला,
आर्टिकल चेक करना है, लेकिन आर्टिकल में चेक क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। सर क्लियर एकदम। ऑलराइट, क्या कर रहा है कंपनी, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसमें, अमंग दियर मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है सर, इसके अलावा क्या कर रहा है, ध्यान समझो सर, इसके अलावा कंपनी क्या कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, मतलब शेयर होल्डर से पैसा नहीं लेगा। जब शेयर होल्डर से पैसा नहीं लेगा तो इसका मतलब कंपनी विल रिसीव नो मनी और नो फंड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। तो कंपनी के हाथ में कोई पैसा आएगा, नहीं जी, कंपनी के हाथ में कोई पैसा नहीं आएगा। सिंपली क्या होगा, पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी हमको समझ में आ गया। सर एक और बात, जब बेटा ये एक्ट अलॉट हो जाते हैं ना, देखो शेयर्स पे मेरे राइट्स, वेस्टिंग ऑफ राइट्स बोलते हैं। वेस्टिंग ऑफ राइट्स का मतलब होता है कब शेयर्स में राइट्स आपके कब आएंगे, वोटिंग राइट्स, डिविडेंड राइट्स कब आएंगे, जब ये बोनस शेयर्स एक्चुअली आपको अलॉट हो जाएंगे, जब ये आपको एक्चुअली अलॉट हो जाएंगे। उसके बारे में अभी टेक्निकल एक पॉइंट है, डिस्कस करूंगा। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गया। इसके अलावा क्या हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सर 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 एक और मजे का बात लग रहा है हमको यहां पर, वो क्या है सुनिएगा। देखिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ में मिल रहा है, मतलब मेंबर लोगों को कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है। सर जब पे नहीं करना पड़ रहा मतलब, सी सुनो ना, इट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। क्या सर, हाँ, इसे एज ए इनकम ट्रीट नहीं करते, तो ये टैक्सेबल भी नहीं है। ओ माय गॉड। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, किसी कंपनी का शेयर अगर 500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, अब बता एक रियलिटी समझना, मार्केट वैल्यू एक शेयर का 500 रुपया है। जब कंपनी बोनस शेयर लाता है ना, तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे खींच के लेके आता है उसके वापस। मींस जब एक्सेसिव नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू किए जाते हैं बिना पैसे कुछ लिए, तो सब बोनस शेयर कह रहे हैं। उसके बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि अल्टीमेटली कंपनी के जो शेयर का प्राइस होगा वो नॉमिनल वैल्यू पे आ जाएगा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स विल बी डिक्रीज एंड कम टू दियर नॉमिनल वैल्यू। ऑलराइट सर, ये बात भी क्लियर हो गया हमको। और सर इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, जिन जिन लोगों का जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, सुनो, पार्टली पेड अप वाला अपना पेड अप पूरा करेगा, और ये जो शेयर मिलेगा ना बोनस शेयर, ये तो पहले से फुली पेड अप मिलेगा। मतलब बोनस शेयर जो आपको दे रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपका जो फंड फ्लो है वो एडवर्सली इफेक्ट नहीं होगा। सर मतलब बहुत सिंपल है मेरे बच्चों। देखो आओ, एडवांटेज ही डिस्कस कर रहे थे आपसे, कुछ ध्यान से देखें। पहला पॉइंट अगर हम ध्यान से कंसीडर करते हैं, देखो ना यार, आओ, कहता है फंड फ्लो इज नॉट अफेक्टेड एडवर्सली। क्लियर है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स कम टू डाउन टू देयर नॉमिनल वैल्यू बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इसके न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, मैं कराऊंगा। ठीक है, पहले आपको कौन सा दे दूं एक बार। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ मेंबर शेयर होल्डिंग्स से याद रखिए, शेयर होल्डिंग इंक्रीज होती है कैसे, किसी के पास अगर मैंने बोला एक शेयर है, एक शेयर के बदले हम उसको कितना दे रहे हैं, 2 शेयर। किसी के पास अगर 10 शेयर तो हम उसको कितना देंगे, अब जस्ट इमेजिन, डबल कर दो तो उसको कितना मिल रहा होगा, एक का 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 10 का, सोच के देखो, 20 मिलेगा। क्लियर एकदम। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ध्यान सुनना, शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, इसके अलावा कहता है बोनस शेयर इज नॉट एन इनकम, सो हेंस इट इज नॉट टैक्सेबल, एंड पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीजेस विद द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ये तो पॉइंट याद करवाए आप लोगों को भी। क्लियर एकदम, आई होप क्लियर होगा मेरे बच्चों, आपको क्लियर होगा। तो ये वही पॉइंट याद कराना था अभी आपको। अब देखो ना, ध्यान से पकड़ना, सेक्शन 63 सबसेक्शन 1, वन मोर टाइम, सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 कहता है जी कहां से लाएंगे पैसा, कंपनी तुम कहां से पैसा लाओगे बांटने के लिए। कहता जी हम आज चेक करेंगे फ्री रिजर्व्स, नहीं तुम देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ऑलराइट, इसके अलावा तुम चेक करेंगे क्या, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडीम करते हैं, याद रखो तुमने पढ़ा भी होगा, आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, ठीक है, आपने प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे ऑफ कोर्स, तो जब रिडीम होंगे तो कंपनी का कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ता है ना, इसलिए उसके लिए हम पहले से क्या बनाते हैं, रिडम्पशन अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये एक एग्जांपल देकर समझाएं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैपिटल के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कैपिटल में ही जाना है। ठीक है, तो 3 तरीके के सोर्सेस हैं। सेक्शन 63 सेक्शन 1 कहता है, कॉपी सेक्शन 63 सेक्शन 1 कहता है कहां से आएगा, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स। सेक्शन 63 सेक्शन 2 कहता है कुछ कंडीशंस है सर, क्या कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन पूरी कर दो यार आप। हाय रब्बा, कितना कंडीशन है, बोला 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन पूरा कर दो। 4 कंडीशन क्या है, पहला ध्यान सुनेगा, फटाक सुनेगा। यू नो व्हाट, ये जो इशू है ना, ये ऑथराइज होना चाहिए, दिस इशू ऑथराइज बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। क्लियर है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या मतलब, सुनो मैंने तुमको पहले बताया था,
आर्टिकल चेक करना, और अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है ना कि आर्टिकल ऑथराइज करता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, तो जाके कोई तुमको परमिशन नहीं लेना शेयर होल्डर से, क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल ने ऑथराइज किया हुआ क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स को आर्टिकल ने ऑथराइज किया हुआ है। लेकिन अगर आर्टिकल कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स को परमिट नहीं कर रहा है तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और कौन अप्रूवल कैसे लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, रिकमेंड करने के बाद में फिर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेंगे। तो ये काम करना जरूरी है। ये कौन बोल रहा है सर, सेक्शन 63 सेक्शन 2 बोल रहा है, याद कीजिएगा सेक्शन 63 सेक्शन 2। ऑलराइट सर। दूसरा हमको बात का ध्यान रखना है, कंपनी ना डिफॉल्ट नहीं करके बैठा हुआ, किसमें, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। किसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, एफडी और डेट सिक्योरिटीज का। सो नो डिफॉल्ट has been made in payment of interest or principal of FD means fixed deposits or debt securities। पक्का नहीं किए हो, ऑलराइट। अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना पड़ता है, जब इशू करने जाते हैं ये कंप्लायंसेस देखने चेक करने पड़ते हैं, ये कंप्लायंस चेक करना पड़ता है, ऑलराइट। स्टैच्यूटरी ड्यूज में क्या सर, स्टैच्यूटरी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, नो डिफॉल्ट इन स्टैच्यूटरी ड्यूज। सर स्टैच्यूटरी ड्यूज क्या होते हैं, एम्प्लॉय लोगों को देते हो ना आप लोग, क्या, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, बोनस। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों ने उसका प्रोविडेंट फंड के अंदर घपला किया हुआ है, मींस पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट किए हुए हैं, और यहां जाके कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, आई मीन शेयर्स बांट रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी। या फिर दूसरा बात क्या ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या नहीं करना। पहला बात क्या बताए थे आपको, ऑथराइजेशन लेनी है शेयर होल्डर से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर। सेकंड थिंग इज, वापस से फटाफट से रिवाइज कर जाइएगा, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ एफडी मींस फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट सिक्योरिटीज, ऑलराइट। And third one is no default in payment of statutory dues related to provident funds, gratuity and bonus. And the last one is that fourth condition ये section 63 subsection 2 के अंदर condition 4 number condition 4 कहता है partly paid up shares must be fully paid up on the date of allotment। मतलब ये जब करने जा रहे हैं ना, ये हम लोग इनको देंगे, एंटाइटलमेंट कंसीडर करनी जरूरी है। मींस ये पार्टली पेड अप शेयर्स है ना, फुली पेड अप होना चाहिए। किसका पार्टली पेड अप शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोगों का, क्लियर। जिसका पार्टली पेड अप शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का फुली पेड अप नहीं है तो काहे का तुमको मिलेगा बोनस शेयर्स, ऑलराइट। तो फुली पेड अप होना जरूरी है, ठीक है सर, ये भी हमको क्लियर आ गया। ये चेक कंपनी करता है, कंपनी चेक करता है ना फुली पेड अप शेयर्स हुआ है नहीं हुआ है। बोनस शेयर्स जो मिलेगा वो फुली पेड अप ही मिलता है, ये आप जानते होंगे, लेकिन बता रहा हूं सर, हमको यहां तक का बात याद हो गया। अब मेरी बात सुनना, ये 4 पॉइंट याद किए तुमने अभी सेक्शन 63 सेक्शन 2 के अंदर 4 पॉइंट याद किया ना, वापस एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी एकदम जल्दी ना, पक्के से रटा देंगे। सुनो, पहला क्या चेक किए थे, ऑथराइजेशन चेक करना पड़ेगा, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेकंड, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिलेटेड टू व्हाट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट सिक्योरिटीज। सेकंड वन, थर्ड वन क्या था, स्टेट ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं हो, ठीक है। एंड फोर्थ वन, पार्टली पेड अप शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दो तो आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 की बात पूरी हो जाएगी। हाँ, सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन एक बात एक्स्ट्रा और बोल देता है, वो कहता है नो प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, नो प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी क्या नहीं होना चाहिए, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। सर ये फिजिटिव, हाँ जी फिजिटिव, सर फिजिटिव मतलब बेटे, फिजिटिव मतलब इकोनॉमिक ऑफेंडर। फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब होता है कि बेटा ऐसा नहीं हो कि पैसा लेके भागे हुए हो, ठीक है। आरबीआई ने उनका नाम निकाल दिया बड़ा बड़ा कि बेटा ये तो भगोड़े हैं, पैसा लेके भाग चुके हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है, एकदम क्लियर है, एकदम पक्का, डाउट। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखिए यहाँ डिस्कस कर लिया पूरा, आई होप अगर आपने ध्यान से याद कर रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा अब तक। इसके अलावा हमने अभी कंडीशंस आपको याद कराई हैं, देखो कंडीशंस आप जरूर रीड करना। सेक्शन 62 सेक्शन 3 की हमने कंडीशंस बताई थी, देखो सेक्शन 63 सेक्शन 1 की कंडीशन बता रहे थे, कहां से करते हैं, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी अकाउंट्स एंड कैपिटल एग्जामिनेशन रिजर्व अकाउंट्स। सेक्शन 63 हमने 2 के अंदर बात की थी हम लोग अभी, क्या, ऑथराइज्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेब्ट सिक्योरिटीज, एंड नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज में पेमेंट नहीं हो, किसका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज का डिफॉल्ट कह रहा है, कौन कौन सी चीज हो सकता है, लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी एंड बोनसेस। एंड पार्टली पेड अप शेयर्स कैसे होने चाहिए, देखो कहता है ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट फुली पेड अप होने चाहिए। ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट कैसे होंगे, फुली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप। क्लियर एकदम कंडीशंस, यहाँ को डाउट। ये बताए थे आपको सेक्शन 62 सेक्शन 3 कि भैया नो बोनस शेयर इशू इन लिeu ऑफ
डिविडेंड। अच्छा, जब इसमें रूल 14 पढ़ते हैं ना, रीड विद रूल 14 मैंने आपको बताया था। रूल विद 14 का मतलब यह है कि वंस इट इज अनाउंस्ड ना, इट कैन नॉट बी विड्रॉन। मतलब एक बार शेयर डायरेक्टर लोगों ने अनाउंस कर दिया ना कि भैया हम कंपनी क्या करेगा, बोनस इशू शेयर लाएगा, देगा आप लोगों को, तो फिर ये विड्रॉन नहीं हो सकता है। ये बात याद रखनी है, रूल नंबर 14 के अंदर ये बात डिस्कस की गई है। सर याद हो गया सर, हमको याद हो गया है, आई होप तुमको याद हो गया होगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, अरे कमेंट बॉक्स हाजिर है, पूछो। अब तो व्हाट्सएप पे नंबर दे रखे हैं आप लोगों को, डायरेक्ट क्वेरी पूछो, हरियाणा के 9 की व्हाट्सएप ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पे पूछो, आराम से पूछो यार। चलिए आगे चलते हैं फटाक से। रेगुलेशन कहता है एसीडीआर रेगुलेशन 2018 में, जैसे मैंने आपको बताया था, बोनस इशू की अगर बात करेंगे, चैप्टर नंबर 10 हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, 11। चैप्टर 11 जो है मेरे बच्चों, चैप्टर 11 जो है बात कर रहा है किसकी, बोनस इशू की। किसके अंदर चैप्टर 11 है, ये सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, आईसीडीआर रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। सर मैं एग्जाम में अगर लिखकर आऊंगा या आऊंगी तो मुझे क्या इसमें अच्छा स्कोर मिलेगा? एग्जामिनर भले ही एक बार गलती कर दे अब कुछ को अच्छा स्कोर देने में, बट मैं गारंटी से बोल सकता हूं प्रोफेशनल लाइफ में ना इसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त होता है। लगता है कि यार आप नॉलेजेबल पर्सन हो, ऑलराइट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको अब तो याद करना चाहिए। प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हो तो बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, याद हो जाएगा, पढ़ेंगे बार बार याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है मेरे बच्चों, वही बातें बोलेगा, एलिजिबिलिटी एज पर रेगुलेशन 293। सर क्या 293, वही बातें आ रही है, रिपीट होंगी, देखो। कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखो कहता है जी कंपनीज एक्ट की बात माननी है आपको, साथ ही साथ कहता है अदर एप्लीकेबल लॉज हैं जो भी, लिस्टेड कंपनी शैल बी एलिजिबल टू इशू बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स इफ, पहला वाला कंडीशन याद है आप लोगों को, आर्टिकल अथराइज आर्टिकल है तो भैया क्या ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, आर्टिकल को अल्टर करना पड़ेगा। क्लियर होता है, ये बात हम समझे हुए पहले भी। फिर नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट सिक्योरिटीज। इसके अलावा नो डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज में कुछ यह भी पढ़े थे यार, पूरा पढ़े थे। ये बताए थे देखो, इकोनॉमिक फिजिकल ऑफेंडर, बंदा क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक फिजिकल इकोनॉमिक ऑफेंडर। कौन, इसका प्रमोटर या डायरेक्टर। लोग कहां लिखा है सर, कहां लिखा है ये बात, देखो प्रमोटर और डायरेक्टर। So any outstanding partly paid shares on the date of allotment of the bonus shares are fully paid up, ये हम पार्ट उसमें पढ़ चुके थे अलग। And any of its promoter or directors is not a fugitive economic offender। क्लियर एकदम मेरे बच्चों, आपको याद हो रहा है ना तो मजा आ रहा है, समझो। अब देखो मैं तुम्हें टर्म समझाता हूं फटाफट से। यहाँ कहता है राइट्स ऑफ एफसीडी एंड पीसीडी होल्डर्स। एफसीडी का फुली कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, फुली कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। पी से लगा दो तो क्या हो जाएगा, पार्टली कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बेटे क्या पहले से इशू करके बैठे हो क्या ऑलरेडी, फुली कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या पार्टली कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, ठीक है। कन्वर्टेबल किसमें होगा, आपका ऑर्डिनरी शेयर में ही होगा, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है, और उसी वाले बंदे को ना, उसी क्लास के शेयर होल्डर्स को, समझ रहे हो, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। मैं एक पर्सन हूं जिसने उस पर्टिकुलर कंपनी का, कंपनी ए का मान लो एफसीडी लिया हुआ है, फुली कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज ली हुई है, जो कन्वर्ट होगी इन फ्यूचर डेट। लेकिन आज का डेट पर कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी बोनस शेयर बांट रहा है। ओ भाई ये क्या कर रहे हो, तो यहां पर प्रोविजन ये कहता है, आईसीटी का रेगुलेशन का प्रोविजन ये कहता है क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, आपको हमारे लिए ना रिजर्व करना पड़ेगा सेम लेवल पर। जो बेनिफिट्स आप उन लोगों को देने वाले हैं, कौन, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं, हमारे लिए भी वही बेनिफिट्स, उसी लेवल के राइट्स आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे। उसके लिए रिजर्वेशन करनी पड़ेगी, अभी से रिजर्वेशन करनी पड़ेगी, ऑलराइट। फिर फ्यूचर में जब हमारी सिक्योरिटीज कन्वर्ट होगी तो वो हमको मिल जाएगी, ऑलराइट। इसी पैराग्राफ में सिर्फ इस बात को बताया गया, इसमें और ज्यादा रीड करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार रीड करना है आपको। बोनस आउट ऑफ रिजर्व्स ओनली, जी हाँ जी, फ्री रिजर्व से करना है, अभी बताए थे। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स से आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कैश का पैसा है, कैश से पैसा है ना, कैश से पैसा है, उसी यूज करेंगे। इसके अलावा जेन्युइन प्रॉफिट होना चाहिए। जेन्युइन प्रॉफिट का मतलब क्या है, कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी मींस जो कंपनी की एक्चुअल ऑब्जेक्टिव नहीं है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपनी एसेट्स को 1 लाख के एसेट्स से उसको 1,20,000 में बेच दिया, 1 लाख की थी 1,20,000 में बेच दिया, कंपनी को 20 लाख का फायदा हो गया उसके अंदर। वो बोला नहीं उनको फायदा हुआ है सर, ये फायदा को ना आप लोग जेन्युइन प्रॉफिट नहीं ट्रीट करेंगे, मींस जेन्युइन प्रॉफिट अच्छा है लेकिन रिवैल्यूएशन में ट्रीट करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में ट्रीट करेंगे, जेन्युइन प्रॉफिट्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ऑलराइट। तो कहता है बोनस शेयर्स आउट ऑफ ओनली फ्री रिजर्व्स, बोनस इशू शैल बी मेड ओनली आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिमिशन रिजर्व अकाउंट, जो हम लोग पूरा डिस्कस किए हुए अभी। बोनस इशू नॉट टू बी, यू नो इट्स नॉट अ लीव ऑफ डिविडेंड यार। अभी मेरे को जल्दी से बताओ कौन सा रेगुलेशन है, सेक्शन होता कंपनी एक्ट का, कौन सा कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है, 1 2 3, जल्दी 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 जल्दी, कौन सेक्शन है,
सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3 पढ़े थे ना अभी, भूल गए? देखो यहां, देखो अब पढ़ाए थे ना अभी। ऐसे रिवीजन बीच में काट दिया करो ताकि एकदम याद रह जाए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है सर। हाँ 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 हाँ, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम समझते हैं, ध्यान समझते हैं, ठीक है? देखो, कह रहा है इफ एन इशूअर हैज इशूड एसआर इक्विटी शेयर्स। अब बेटा ये पहले तो ये समझ लो, जिन्हें पता है बहुत सी बात है, मुझे खुशी होगी जिनको पता है, पर जिनको नहीं पता है कि एसआर इक्विटी क्या होता है, मैं उन्हें पहले बता दूं। एसआर का मतलब होता है स्पेशल राइट, स्पेशल राइट, स्पेशल राइट। स्पेशल राइट का मतलब स्पेशल किस सेंस में? हाई डिविडेंड एंड वोटिंग। एंड क्या करता है? इट गिव्स कंट्रोल, कंट्रोल। अच्छा, ये स्पेशल राइट जो शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, मिलते किसको हैं? अलॉट किसको होते हैं ये? इनकी अलॉटमेंट किसको होती है? इसकी अलॉटमेंट होती है प्रमोटर्स को या कंपनी के फाउंडर्स को, ताकि वो क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें कंपनी के डिसीजंस को। ये जनरली कंपनी अलॉट करती है, किसको कर रही है? जो ये प्रमोटर है, फाउंडर है, ठीक है, कंपनी के अंदर और भी शेयर लोग इन्वॉल्व होगा, बट इन लोगों ने पैसा दिया है, लोग फाउंडर लोग हैं, प्रमोटर लोग हैं, और कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर कंट्रोल होना चाहिए, इनके पास कंट्रोल होना चाहिए कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर। सो इसलिए इनको दिया जाता है, ठीक है? लेकिन अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बस इसको सुन, इतना सुन लिया, समझ लिया तो बात खत्म हो गया। हाँ, सुनो क्या कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं आपसे, अगर ना कंपनी ने ऑलरेडी एसआर इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है, स्पेशल राइट वाला इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है, ठीक है, और कंपनी बोनस शेयर लेके आ रहा है, तो सर क्या अब ये लोगों को बोनस शेयर भी स्पेशल राइट में मिलेगा? आंसर इज नो। इन्हें बोनस के बेनिफिट्स, बोनस शेयर्स के बेनिफिट्स इक्वली वैसे ही मिलेंगे जैसे कि ऑर्डिनरी शेयर्स पे मिलते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी शेयर्स पे मिलते हैं। ऑलराइट, इतना ही बात याद रखना है। आओ देख लो। If an issuer has issued SR equity shares to its promoters or founder, any bonus issue on the SR equity share shall carry the same ratio of voting rights. माना कि भैया आप यहां तो वोटिंग राइट्स एंजॉय कर रहे थे, अलग से स्पेशल कर रहे थे, बट यहां सेम वोटिंग राइट्स होंगे कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर्स, एंड द SR equity shares issued in a bonus shares shall also be converted to equity shares having a voting right same as that of the ordinary equity shares along with the existing SR equity shares. एकदम सेम फुट स्पीड रीड करेंगे, इसको अलग से नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बात और भी ऐड हो जाती है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ध्यान एकदम ध्यान लगा देना यार, ध्यान लगा देना, जान लगा देना, ठीक है? देखो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोजल विद इन 15 डेज, दो इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर, दो खड़ी 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 बातें हैं, खतरनाक वाली। समझेगा इंपॉर्टेंट क्या है? जब हम बोल रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन, वर्ड क्या है? इंप्लीमेंटेशन, बोनस इशू लेके आ रहे हो, इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, ध्यान सुनना भी। अगर आपको मींस आपकी कंपनी को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की परमिशन ऑलरेडी मिली हुई है थ्रू द आर्टिकल्स, तो बोर्ड लोग जो होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा आपका कंपनी का, वो इसको क्या कर देगा कि अनाउंस कर देगा कंपनी क्या कर रहा है, बोनस शेयर इशू कर रहा है। उसके लिए उन्होंने मीटिंग किया, उस मीटिंग में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यस हम लोग क्या कर रहे हैं, बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, मींस हमारी कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है। वहां से ये 15 डेज के अंदर इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, 15 डेज के अंदर इंप्लीमेंट होना, वापस बोल रहे हैं 15 डेज के अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए। फिर सुनना वापस ध्यान से, फिर सुनना ध्यान से। कंपनी के आर्टिकल्स ने ऑलरेडी परमिट किया हुआ है क्या, कि बोनस शेयर ला सकते हैं, और उसके लिए जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की परमिशन ऑलरेडी आर्टिकल में प्रोवाइडेड है। तो डायरेक्टर लोग ना डिसीजन ले सकता है, और डायरेक्टर लोग डिसीजन कहां लेता है, बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया, जो डिसीजन उन्होंने लिया बोर्ड मीटिंग के अंदर, वो याद रखिएगा उस डिसीजन के से 15 दिन के अंदर ही इंप्लीमेंट होना चाहिए। और इंप्लीमेंट का मतलब यहां पर क्या है कि उसकी ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज कमेंस हो जानी चाहिए। मींस जिस दिन ट्रेडिंग कमेंस हो जानी चाहिए, मतलब 15 दिन
कि अंदर अंदर ही इंप्लीमेंट का मतलब क्या है? इंप्लीमेंट मतलब कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग। सर समझने नहीं आ रहा हमको, आप बोल क्या रहे हो? हाँ देखो, an issuer announcing a bonus issue after approval by a board of directors and not requiring shareholders approval for capitalization of profits or reserves for making the bonus issue। मतलब यहां पर ऑलरेडी आपको आर्टिकल्स ने क्या किया? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने आपको ऑथराइज किया हुआ है। किस लिए ऑथराइज किया हुआ है समझो, आपको ऑथराइज किया हुआ है, आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल अलग से चाहिए ही नहीं, ठीक है? ठीक है सर, उनका नहीं चाहिए था। तब क्या कर रहा है? इंप्लीमेंट अ बोनस इशू विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द इशू बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब फिर कब से? तो इंप्लीमेंट कब से करना है? इंप्लीमेंट विद इन 15 डेज। इंप्लीमेंट विद इन 15 डेज, याद रखिएगा, इंप्लीमेंट विद इन 15 डेज। 15 डेज कब से? फ्रॉम अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से 15 डेज के अंदर अंदर आपको काम कर देना है। याद रखिएगा इस बात को, छोटा सा है बात, समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ये बात याद रखेंगे हम लोग। अब ध्यान सुनना, यहां जब मैं बात कर रहा था इंप्लीमेंट वर्ड यूज करने की, इंप्लीमेंट जब वर्ड यूज कर रहा हूं, और सोचने वाली बात है, जब हम सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 को चैप्टर नंबर 11 से पढ़ रहे हैं, मतलब चैप्टर नंबर बुक का नहीं बोल रहा हूं, इस बुक का नहीं बोल रहा हूं, चैप्टर नंबर आईसीडीआर रेगुलेशन का चैप्टर नंबर 11 से पढ़ रहे हैं, तो वो कहता है लिस्टिंग की बात करता है। भैया इस पे अप्लाई होता है लिस्टिंग, लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर। ऑलराइट सर, तो सर हमको क्या रखना पड़ेगा? इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग। कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग, तभी तो बोलेंगे ना कि एक्चुअली यार ये ट्रेडिंग कमेंस होना, मतलब उस शेयर्स जो है उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। ट्रेडिंग मतलब जानते हैं ना, खरीदना बेचना यार, सिंपल बात है। तो पहला बात तो है जब आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं लेना। लेकिन अगर आपको प्रोविजन ऐसा दे रखा है कि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ रही है, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स के बारे में कोई आपके पास आर्टिकल में ऑथराइजेशन नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा? इसी स्कीम को 15 दिन की जगह 2 महीने के अंदर करना है, विद इन 2 मंथ्स। बस ये याद रखना मेरे बच्चों। अगर अगर अच्छा, 2 महीना कहां से काउंट करेंगे वापस समझना, 2 महीना वापस काउंट कहां से करेंगे? यहां पर फिर बोर्ड मीटिंग होगा, ठीक है? ये शेयर होल्डर का अप्रूवल लेगा, लेकिन यहां पर जो बोलेगा ना, ये अप्रूवल होगा सब्जेक्ट टू, ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना अभी एक बार। मतलब क्या लिखेंगे? समझो समझो समझो, 2 महीने कैसे काउंट करना है। पहला 15 डेज क्लियर है? 15 डेज कहां से? कैपिटलाइजेशन रिजर्व्स की परमिशन आर्टिकल्स में ऑथराइज्ड है ऑलरेडी, तो फिर तो 15 डेज में इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट का मतलब कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कमेंस हो गई हो, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा नहीं है और शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लिए, तो ये बोर्ड मीटिंग भी होगा, पक्का होगा बोर्ड मीटिंग। और इस बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या लिखेंगे? अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्जेक्ट टू द शेयर होल्डर्स अप्रूवल। जब हम ये मीटिंग कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हाँ जी, डायरेक्टर लोगों ने रिकमेंड कर दिया है, बट अब शेयर होल्डर्स को अप्रूव करेंगे। तो यहां से जब मीटिंग हुआ है, अगेन यहां से 2 महीना ही काउंट करना है हमको, यहां से भी 2 महीना काउंट करना है। सर यहां पर भी 15 दिन काउंट करना है, यहां से 2 महीने का पीरियड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी आप लोगों को मीटिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज करना होगा, क्लियर है? लेकिन 2 मंथ्स की काउंटिंग याद रखिएगा इसी मीटिंग से होगी। और उसकी लैंग्वेज में हम क्या याद रखेंगे? अप्रूवल, अप्रूवल बोर्ड डायरेक्टर, बट सब्जेक्ट टू द शेयर होल्डर्स अप्रूवल। सब्जेक्ट टू द का मतलब कंडीशन लगा दिए हैं कि शेयर होल्डर्स को अप्रूव करेंगे। तो इसी बोर्ड मीटिंग से 2 महीना काउंट करना है आगे का। सेम मीटिंग से, पहला वाला केस में भी 15, सेम मीटिंग से ही याद रखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग से 15 दिन काउंट करना है, जब ऑलरेडी ऑथराइजेशन मिली हुई है। नहीं है, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल चाहिए, तो इन दैट केस अगेन व्हाट वी नीड टू डू, क्या लिखेंगे? अप्रूवल तो हमने दे दिया है, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। वहां से भी अगेन हमें 2 महीना काउंट करना है, उसी बोर्ड मीटिंग से। शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने के बाद 2 महीना नहीं बोल रहे हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं बच्चा लोग। देखो, however, where the issuer is required to seek shareholders approval for capitalization of profits or reserves for the making the bonus issue, bonus issue shall be implemented within 2 months. Within 2 months from the date of the meeting of its board of directors, wherein decision to announce the bonus issue was taken, subject to the shareholders approval। मतलब उसी बोर्ड मीटिंग में हम यहाँ बोर्ड मीटिंग किए थे ना, इस बोर्ड मीटिंग में हमने क्या लिख दिया? भैया ठीक है, यहाँ से हम 2 महीना काउंट कर रहे हैं, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। चलिए सर, ये भी क्लियर है। यहां पर इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? इंप्लीमेंटेड मींस डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग शेयर्स शैल बी कंसीडर्ड। मतलब इंप्लीमेंट का मतलब है 15 दिन। कहां से? 15 दिन बोर्ड मीटिंग से काउंट कर रहे हैं, और 15 दिन के अंदर अंदर वहां पर लास्ट, मतलब 15 दिन के अंदर ट्रेडिंग कमेंस हो गया उन शेयर्स के ऊपर। ऑलराइट, चलिए
एंड ये बहुत सिंपल सी बात है, कहता है सेबी हैज नोटेड दैट द पर डे फाइन इन द इफ बोनस इश्यूज नॉट कंप्लीटेड विद इन द सब ऑफ कोर्स 15 दिन में नहीं किया ना, 15 दिन के बाद से दोनों केस में 15 2 महीना, तो पर डे फाइन स्टार्ट कर देगा सेबी। लगाओ भैया सेबी। एंड ये बात हम जानते हैं, वंस अनाउंस शैल नॉट बी विथड्रॉन। एक बार आपने कर दिया, मेरे बच्चों कहां पढ़ा था रेगुलेशन नंबर, सर रूल नंबर था सर, रूल 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 14, रूल 14 किसका है बेटा, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, रूल नंबर 2014, कंपनीज का रूल नंबर, कंपनीज का शेयर कैपिटल डिबेंचर्स का रूल नंबर 14 है, जो क्या कहता है, सेम बात बोलता है। यहां पर आईसीडीआर के अंदर भी ये बात बोली गई है। क्लियर है एकदम। प्रोविजर की बात करूं, अगर यहां तक का चैप्टर आपको समझ में आया तो प्रोविजर आपको याद हो चुका है, नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं है हम पर, तो आइए देख लीजिएगा। कहता है जी क्या करना है, पहले आपको ध्यान सुनते हैं, देखो अब आप अपना मॉड्यूल पे आ सकते हैं या अभी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा बस। कहता है टू चेक इफ देयर इज एन प्रोविजन द आर्टिकल्स ऑफ एडिशन परमिटिंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स एक्सेट्रा, इफ देयर इज सच प्रोविजन, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का प्रोविजन नहीं होगा तो क्या करेंगे, आर्टिकल टू परमिट इशुएंस ऑफ द, अल्टर कीजिएगा आर्टिकल्स, अगर नहीं है, ठीक है, एंड पासिंग रेजोल्यूशन एट द कंपनी जनरल बॉडी मीटिंग मेकिंग द प्रोविजन द आर्टिकल्स फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। इसलिए यहां पर हम बोले 2 महीने का टाइम लगता है, ऊपर जो बात बता रहे थे आपको, ठीक है, 2 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो इसलिए लगता है। इसके अलावा करेंगे चेक एंड इंश्योर दैट एक्सपैंडेड कैपिटल आफ्टर द इशू इज विद इन द ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑफ कोर्स आप बोनस इशू लेकर आए, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो बोनस इशू आप लेकर आए हैं उसकी वजह से वो आपके ऑथराइज कैपिटल के बियॉन्ड जा रहा हो, तो ऐसा है जी, तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करनी पड़ेगी ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो पहला काम क्या करिएगा, पहले चेक कीजिएगा प्रोविजन परमिट कर रहा है नहीं कर रहा, ऑलराइट सर। दूसरा क्या करेंगे, अगर ऑथराइज कैपिटल के बियॉन्ड जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीड टू इंक्रीज और ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या रखना, पहले करना, इशू लाने के बाद मत करना, इशू लाने कैलकुलेशन जब करके बताऊंगा एक बार आपको पता लग जाएगा। तो ऑथराइज कैपिटल पहले बढ़ानी है, फिर बोनस इशू लेके आना है। ऑलराइट, नाउ कोई डिफॉल्ट नहीं हो आपका, भी बताए थे, इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल फिक्स डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज, ठीक है जी, या कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज में आपको फॉल्ट नहीं होना चाहिए। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ एनी पार्टली पेड अप शेयर्स कैसे होना चाहिए मेरे बच्चों, फुली पेड अप होना चाहिए, भी पढ़े थे। एंड जो प्रमोटर या डायरेक्टर लोग हैं वो क्या नहीं होना, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, क्या नहीं होना चाहिए, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये सारे पॉइंट्स अभी रटवाए आपको मैंने। कहता है इंश्योर दैट बोनस इशू फ्री मेड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स, कहां से होगा, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या फिर कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व से, ठीक है। लेकिन कैसे नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन कैसी होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स वाला मामला की इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब रिवैल्यूएशन किया आपने क्या फिक्स एसेट्स का, उसका जो बेनिफिट कोई भी जो भी अमाउंट रिसीव हुआ आपने उसका रिजर्व क्रिएट किया हुआ है और उससे आप बोनस इशू कर रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। ये भी डिस्कस किया मैंने आपसे। इन केस अ कंपनी मेक्स अ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इफ इट हैज आउटस्टैंडिंग फुली और पार्टली कन्वर्टेबल डेट, ये बताते हैं ना अभी आपको, पीसीडी एफसीडी। तो अगर कोई भी अगर पीसीडी मींस पार्टली कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या फिर फुली कन्वर्टेड डेट सिक्योरिटीज है, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिजर्वेशन करना पड़ेगा। कंपनी हैज टू मेड अ रिजर्वेशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास इन फेवर ऑफ द होल्डर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये वाला भी पॉइंट बताए थे आपको। नाउ इक्विटी शेयर्स reserved for the debt holder of convertible or partly convertible debt instruments at the time of conversion of the convertible debt instruments on the same terms। देखो यहाँ पे याद रखना बस हमको, same terms and same proportion। इस जो मैंने कहा ना सेम टर्म सेम प्रपोर्शन, मतलब जो आज आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं जिस टर्म्स के ऊपर ना, फ्यूचर में जिन लोगों की डेट सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल होगी उसके लिए भी सेम टर्म कंडीशन रखेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जो आप कर रहे हैं फ्यूचर में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 10 कहता है जी आप स्टॉक एक्सचेंज को एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज, कम से कम 2 दिन पहले बताना जरूरी है। सर मैं 1 दिन पहले बता दूं मैं तो और भी अच्छा बच्चा हूं, नहीं, कम से कम 2, मतलब कम से कम 2 वर्किंग डेज बिफोर अब द बोर्ड मीटिंग। और बोर्ड मीटिंग के अंदर 2 बात याद रखना, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हो रहा है उस डे को एक्सक्लूड करेंगे, डेट ऑफ इंटीमेशन को एक्सक्लूड करेंगे। वापस बोलो, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग एक्सक्लूड कर देंगे और डेट ऑफ इंटीमेशन एक्सक्लूड कर देंगे। वो कहता है एटलीस्ट 2 दिन पहले, 5 दिन पहले बता दूं सर कोई दिक्कत नहीं, बताओ 5 वर्किंग डेज पहले बता दो, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन 1 दिन पहले मत बोल देना। एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज प्रायर डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग प्रपोजल टू कंसीडर बोनस इशू। ऑलराइट, फिर देखते हैं आगे। Convene board meeting to consider the issue of bonus shares for taking necessary steps that regard including the fixing the date of closure of books। अब बोर्ड मीटिंग में हम कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, देखो बोर्ड मीटिंग में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, देखो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा।
डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स इन कंसिडरेशन विद द RSC से कंसल्ट करके, प्लस टू फिक्स अप द डेट, टाइम, प्लेस एंड एजेंडा फॉर होल्डिंग अ जनरल मीटिंग टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन इफ आर्टिकल सो रिक्वायर, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना। ये हम प्रोसीजर देख रहे हैं। अब हमको लगा कि हमको चेक करना पड़ेगा, बोला बोर्ड मीटिंग करना है सर, ठीक है। बोर्ड मीटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, किस लिए कर रहे हैं हम लोग, बुक क्लोजर करना है। बुक क्लोजर क्यों करना होता है आप लोग जानते होंगे। बुक क्लोजर करना ताकि हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की एंटाइटलमेंट को कंसीडर कर सकें, काउंट कर सकें। क्लियर एकदम, कौन कौन एलिजिबल शेयर होल्डर है ना वो काउंट करना होता है, इसलिए बुक क्लोजर करेंगे। ये हम बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या डिस्कस करना होगा वहां पे, डेट ऑफ बुक क्लोजर। फिर कहता है किसके साथ करना होता है आपको, RSC साथ में, ठीक है जी। फिक्स अप द डेट, किसका डेट हम लोग डिसाइड करें, डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा किसका, जनरल मीटिंग का। अगर हमको जरूरत पड़ रहा है कब, OR या SR पास करने का, डिपेंड केस टू केस। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी बात करते हैं ऊपर, अगर परमिट कर रहे हैं या चेंजेस अल्टरेशन की नेसेसिटी अगर जनरेट हो रही है, दैट केस आपको OR या SR कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर एकदम ना। ये भी अभी पूरा पॉइंट डिस्कस किए थे। इफ कंपनी अनाउंसिंग अ बोनस शेयर आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डज नॉट रिक्वायर द शेयरहोल्डर्स अप्रूवल, कितना टाइम में हो जाना चाहिए, 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं होता है तो फिर 2 महीना के अंदर, मतलब अगर इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन दैट केस 2 मंथ्स। 2 मंथ्स कहां से काउंट करेंगे, याद रखना। बोर्ड मीटिंग, जिसमें बोर्ड मीटिंग डिस्कस की थी और उसमें याद रखिएगा हम लिखते हैं सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आई मीन शेयर होल्डर्स। तो वहीं से जिस बोर्ड मीटिंग में किया ना वहीं से हम 2 मंथ्स काउंट करते हैं। आई होप यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। Once a reason to make a bonus share is announced cannot be withdrawn। सर ये तो वही चल रहा है सब कुछ। हाँ, नॉन रेजिडेंट इंडियन को कर रहे हो, वापस सुनो, नॉन रेजिडेंट इंडियन को कर रहे हो ना, फेमा के प्रोविजन चेक कर लेना। क्या देखो, कहता है जी RBI की परमिशन लगेगी, लेकिन क्यों, क्योंकि अगर वो ऑटोमेटिक रूट में नहीं आता तो कहता है जी सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी ऑफ फेमा 1989 शैल बी ऑब्टेन द अलॉट, मींस की परमिशन लेनी पड़ेगी RBI की। किस लिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू किस नॉन रेजिडेंट NRIs को कर रहे हैं। या देखिए नॉन रेजिडेंट इंडियंस बोल रहा हूँ, नॉन रेजिडेंट इंडियंस इफ सच शेयर्स डू नॉट फॉल अंडर द ऑटोमेटिक रूट। कब, अगर ये ऑटोमेटिक रूट में नहीं आते हैं। ऑटोमेटिक रूट में नहीं आते सर, कैसे रूट होते हैं, 2 होते हैं बेटा, एक ऑटोमेटिक रूट, एक अप्रूवल रूट। आई होप फेमा में आपने पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है, थोड़ी सी मेहनत कम करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली आंसर कर देंगे, ठीक है। बेटर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो बताइएगा। मैंने आप लोगों को जैसे बता रखा है, जो नंबर शो होंगे स्क्रीन पे, बता दूं मैं आपको, वापस बोल दूं, 7568387606 ये व्हाट्सएप नंबर है ना के 9 का ऑफिशियल। आप इस पे भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं अगर आप नए स्टूडेंट हैं। क्लियर ना। पास नेसेसरी रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग एंड फाइल द सेम। ऑफ कोर्स सर, फाइल तो करना पड़ेगा, ROC भी इंटीमेट करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। फिक्स द रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन द शेयरहोल्डर्स हु आर एलिजिबल टू, अभी बताए थे आपको, भी बात कर रहे थे हम लोग बुक क्लोजर से, हम लोग इसीलिए बुक क्लोजर की बात करते थे अभी। होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड कंप्लीट द प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स एंड इन प्रपोर्शन एंड इन द मैनर एज मेंशन द रेजोल्यूशन एंड अप्रूव बाय द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाएगी आपकी पैस 3 करिएगा, और उस साथ में क्या क्या जाएगी बेटा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट किस जाएगी, जो आपने बोनस शेयर्स बांटे हैं ना, उसकी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पैस 3 विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। क्लियर एकदम। सर कहां जाएगी, बतानी पड़ेगी ना, यार ROC को इंटीमेट नहीं करोगे क्या, प्लस स्टॉक एक्सचेंज, इनको बताना पड़ता है, ठीक है। पैस 3 में आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट डालेंगे विद इन 30 डेज के अंदर। विद इन 30 डेज कहां से काउंट करना है, अलॉटमेंट से। क्लियर सर। एंड वही 15 डेज वाला सेम आ गया, ठीक है। सबमिट द एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, हाँ ऑफ कोर्स लिस्टिंग ऑफ द बोनस शेयर्स अलॉटेड। सर वापस से लिस्टिंग की, मेरे बच्चों बताए होंगे आपको ना, सिक्योरिटीज लिस्ट होती है, कंपनी लिस्ट नहीं होता है। तो ये भी नया सिक्योरिटी आ रहा है, तो इसका तो तुमको परमिशन मांगना पड़ेगा ना कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, सर हम अपना बोनस शेयर आपको लिस्ट कराना है। ऑलराइट, चलिए मेरे बच्चों अब ध्यान से एक बार फटाक से देख लेते हैं। रेगुलेशन 29 एंड 42 ऑफ सेबी LODR। रेगुलेशन क्या कहता है, 29 ने साफ साफ बोल दिया है, आपको याद रखिएगा। कहता है जी व्हाट, प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अबाउट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन विच एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स ड्यू टू बी कंसीडर। व्हाट, प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज। किसको बताना है सर, क्यों बनाए, सेबी का LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपसे कहता है जी इस रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जिस मीटिंग में तुम डिस्कस करने जा रहे हो ना बोनस इशू के बारे में, डिक्लेरेशन के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें देनी पड़ेगी उस कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को जहां पर तुम्हारी सिक्योरिटीज ऑलरेडी लिस्टेड है। ऑलराइट, and said intimation is required to be given at least 2 working days in advance excluding date of intimation and date of meeting। अभी बताया था ऊपर आपको,
डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ इंटीमेशन एक्सक्लूड कर देंगे, और जो डिक्लेरेशन देने वाले किस चीज का, बोनस शेयर्स का, तो एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर, मतलब एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज, सबसे 2 वर्किंग डेज के अंदर बताना है। मतलब ये कह रहा है 2 वर्किंग डेज होने चाहिए। 2 वर्किंग डेज किसके होने चाहिए, आपके हमारे? नहीं जी, 2 वर्किंग डेज होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के 2 वर्किंग डेज। ठीक है, क्लियर एकदम? ठीक है जी। However, in case of declaration of bonus by listed entity is not an agenda, अगर ये बोर्ड मीटिंग का एजेंडा का आइटम नहीं था तो फिर बताना नहीं है। अब सर ऐसा कैसे, मैं बताऊंगा अभी। अगर डिसीजन लिया है तो इंटीमेट करना पड़ जाएगा, बट एजेंडा में नहीं लिखा था, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा में था ही नहीं, तो फिर नहीं बताना है। क्लियर है? लेकिन जब एजेंडा में नहीं था, बोर्ड मीटिंग हुआ और बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुआ और बोनस शेयर के ऊपर भी डिस्कशन हो गया, यहां जो डिसीजन लिए ना उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। क्लियर एकदम? तो पहले वाला केस में क्या करें, एजेंडा का आइटम भी है वो, और आप डिस्कस करने जा रहे हैं, आई मीन यू नो व्हाट, यू आर गोइंग टू डिक्लेयर बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, एंड दैट केस आपको बताना पड़ेगा एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस। एडवांस बोले यहाँ पे, क्लियर है? एक्सक्लूड कर देगा डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड एक्सक्लूड डेट ऑफ इंटीमेशन। ऑलराइट, रेगुलेशन नंबर 42 कहता है, देखो ध्यान से, लिस्टेड एंटिटी शैल इंटीमेट रिकॉर्ड डेट और the following events to all stock exchange where it is listed, और जहां उसके डेरिवेटिव, स्टॉक डेरिवेटिव लिस्ट है। मैं सिंपल समझाता हूं, कोई बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज होता है उसके ऊपर, समझना कहां पे ध्यान रखना है, जहां पे उसके देखो रिकॉर्ड डेट की इंटीमेशन देनी है। यह कहता है इवेंट्स ऑफ ऑल स्टॉक, ऑल इवेंट्स। अब देखो कहां पर हो सकता है, सबको बताना है, सारे स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, चाहे वहां पर उसकी सिक्योरिटीज लिस्ट हो, चाहे उसके स्टॉक डेरिवेटिव लिस्ट हो, चाहे उसके you know what stock जो है part of the index on which the derivatives are available। ये इसके बारे में डिटेल में अलग एक टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बाद में समझा दूंगा, लेकिन ये याद रखिएगा कई बार क्या होता है, पहले ही होता था कंपनी ने अपने डेरिवेटिव्स, आप पढ़े होंगे ना, डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, डेरिवेटिव्स यू नो व्हाट इंडेक्सेस के ऊपर भी बनते हैं, डेरिवेटिव्स स्टॉक के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो जहां जहां पर ये लिस्ट किए हुए अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे किया, तो सब स्टॉक एक्सचेंज को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। किसके बारे में? रिकॉर्ड डेट के बारे में जी, रिकॉर्ड डेट बताना जरूरी है। ऑलराइट, किस लिए? देखो कि भैया इश्यू ऑफ राइट एंड बोनस शेयर्स एंड लिस्टेड एंटिटी शैल रिकमेंड और डिक्लेयर ऑल डिविडेंड एंड कैश बोनसेस एट लीस्ट 5 वर्किंग डेज एंड एक्सक्लूडेड, वो आपको जानते हैं, इंटीमेशन रिकॉर्ड डेट बिफोर अ रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड फॉर अ पर्पस, द लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 30 मिनट्स। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान सुनना, अगर आप राइट इशू या बोनस इशू लेकर आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज इन एडवांस आपको इंटीमेट करना पड़ता है। इसके अलावा याद रखिएगा, आपको यहाँ बताना पड़ता है क्या, जो भी आपने डिसीजन ले लिया उसको 30 मिनट्स के अंदर, या ऑफ कोर्स 30 मिनट्स ऑफ द क्लोजर ऑफ द मीटिंग हैड टू कंसीडर द कैश बोनसेस रिकमेंडेड। ऑलराइट, और कंपनी कैश बोनसेस देने वाला है तो जो भी डिसीजन आपने लिया है मीटिंग के अंदर, ठीक है, you have to intimate to the stock exchanges within 30 minutes of the meeting, decision of the meeting, ठीक है, 30 मिनट के अंदर बताना पड़ेगा। आई होप यहां पर हमने जो मेरे बच्चों डिस्कस किया है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हैं वो NRK9 के व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेरीज को भी आंसर करूंगा। आई होप यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया होगा, और याद रखिएगा इसी का बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे रिकॉल करने वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो याद रखिएगा इसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस कल आपके सामने आ जाएंगे। चिंता मत कीजिएगा, आपकी जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके ऊपर मिल जाएगा। आपको करना क्या, अगर आप नए हैं तो NRK9 के चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं याद रखिएगा बेल आइकन को चेक कर लीजिएगा, आपने अगर प्रेस नहीं किया तो उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कंटिन्यू जा रहे हैं लेकिन कई स्टूडेंट्स के पास पहुंच नहीं रहे हैं, और फिर भी कोई रह जाता है तो NRK9 से हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है। क्वेश्चन सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऑलराइट, तब तक एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट सीरीज आने वाली किस पे? स्टडी कुड पे।